नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्रवाई पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं मनोज वर्मा। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्रवाई की सुर्खियों पर। आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में आम चर्चा पूरी। वित्त मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, अंधकाल दूर कर अमृतकाल की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। 13 घंटे 50 मिनट से अधिक चली बजट पर लोकसभा में चर्चा। पक्ष विपक्ष के 80 से ज्यादा सदस्यों ने लिया चर्चा में हिस्सा। सत्ता पक्ष ने बजट को दूरदर्शी तो विपक्ष ने गरीबों के खिलाफ बताया। और राज्यसभा में बजट पर आम चर्चा शुक्रवार को होगी पूरी। ऊपरी सदन में वित्त मंत्री देंगी चर्चा का जवाब। राज्यसभा में 2 तारीख को बजट पर आम चर्चा हुई थी शुरू। सदन दिन भर में आज पहले खबर लोकसभा में आज हुई कार्रवाई से। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस बजट से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। रूडी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब देश ने लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बजट को भविष्य का रोड मैप माना जाता है, लेकिन ये बजट जटिल शब्दों के साथ मिलकर घूमने वाली कहानियों का संकलन है। ITER वो हमारा सहमति का नहीं है, वो आपकी सरकार थी, आपने बनाया। और हाइड्रोजन फ्यूजन जिस दिन, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है 30 देशों का, हम सब उसके पार्ट है। हमने तो समाप्त नहीं किया क्योंकि वो विजन था। तब किसी नेतृत्व ने निर्णय लिया था कि जिस दिन भारत में हाइड्रोजन फ्यूजन हो जाएगा या दुनिया में ये साइंस प्रमाणित हो जाएगा तो पूरी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। ये बिजली का संकट, ये पेट्रोल का संकट, ये महंगाई का संकट, और उसके हम पार्टनर हैं। तो कभी देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं देश के लिए अच्छी थी, हालांकि वो बहुत कम थी लेकिन देश के लिए अच्छी थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इस प्रकार से निवेश की बात मैं और भी बहुत सारे विषयों पर कहना चाहूँगा, लेकिन महोदय मेरा समय सीमित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट में एक विजन दिया है। निर्मला जी ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, मैं सड़कों के बारे में और आगे बढ़ के नहीं बात करना चाहूँगा, मैं और विषयों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि पहली बार एक फ्यूचरिस्टिक, एक विजनरी, एक दूरगामी बजट को भारत की सरकार ने पेश किया और मैं पूरी तौर से इस बजट का समर्थन करता हूँ। 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए। 84% घरों की आय टूट गई। प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई। प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गए। 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। पढ़ने वाले बच्चों का, खास तौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में, उनका भविष्य अंधकार में चले गए। जिस प्रकार से कुपोषण की संदर्भ में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पहुंच गया। बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के कारण ही अंधकाल था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों के वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमृतकाल की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। Sir, there certainly was an andhakal in this country. But that andhakal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why. No one of us can disagree that andhakal that was. Start with the fact that in 1991, we had foreign exchange reserves only for 2 weeks. उससे पहले इमरजेंसी का काल भी हम सब जानते हैं. So अंधकाल that was. अंधकाल again in 1991. Double-digit inflation. During UPA 1 and 2, particularly in 2,
was Andhkal indeed. And that's the Andhkal probably he's referring to. Third, coal scam. Every day there was headlines in the papers about corruption, 2G scam, Antariksh Deva scam, middlemen everywhere. Country didn't know what's happening. Every morning it was dreadful to see the paper with yet another scam. That was Andhkal, sir. Sir, despite significant supply side disruptions, India's CPI inflation, I'm picking that up for a minute, was 6.2% in 2020-21 as compared to 9.1% in 2008-9. Look at the intensity and the scope and the depths to which Indian economy had to contract. We lost 9.57 lakh crores worth in this global financial crisis, whereas the loss earlier, which is the global financial crisis, was 2.12 lakhs crore. But the CPI inflation now, because I'm purposely bringing this, because CPI inflation is the index with which we measure how prices affect common man. It's the consumer price index. Now that contracted only 6.2 now, whereas for a smaller contraction, which was not even a negative contraction in the global financial crisis period, the inflation, the CPI was 9.1%. What does it mean? That today, in spite of this intense crisis, in spite of the reduction in the GDP to the extent of 9.57 lakh crores, the CPI is well contained and it is only 6.2%, showing that we have managed the economy much better now than it's easy to say now, than a smaller crisis of that time when the contraction was only 2.12 lakh. US में growth जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा, हम 7.1 में growth कर रहे हैं. Sir, euro area, पूरे euro area का 6.4 minus 5.2 इस साल, 3.9 आने वाले साल और 2.5 अगले साल. मैं इस कंपैरिजन को क्यों दिखा रही हूं? डेवलप्ड कंट्री हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, हमारे जैसे एक ही मतलब साइज में छोटा इकोनॉमी नहीं, बड़ा इकोनॉमी हो, इन सब का ग्रोथ और इन सब का पैंडेमिक के समय गिरावट, ये सब को कंपेयर करते हुए गिरावट हमारे बहुत ज्यादा हुआ, मगर रिकवरी भी उतना ही पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं. इस साल, आने वाले साल, अगले साल भी. बाकी सबका रिकवरी इतने फेस में नहीं है. For every public taxpayers' money that we spend on capital expenditure, building assets, building public infrastructure, this year itself you will have 2.45 as multiplier, and the next year you will get 3.14 paisa, 3 rupee 14 paisa. Therefore, we thought public taxpayers' money being spent in creating assets gets us better returns, better multiplier effect, and therefore we chose to spend on capital, in infrastructure building. Sir, reduction of Manrega. So Manrega is a demand-driven program. As and when there is demand, through the supplementary demand for grants, we give the additional required amounts, but we have not reduced from the BE compared to BE. The amount has remained same, and it is this government which, having given in the BE 64,000 crores in 2020-21, raised it to 1,11,000 crores for Manrega. So, when the demand comes, we give them the monies which is required for keeping the Rural Employment Guarantee Scheme. I just want to quote BE 21-22, 73,000 crores. RE increased to 98,000 crores, and BE again 73,000 crores. There is no reduction.
लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर सदन 20वें सवाल तक पहुंचा। आज सदन में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण, अपशिष्ट से विद्युत निर्माण, खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े रोजगार, स्मार्ट सिटी योजना, विमान यात्रा उड़ान योजना, कच्चे तेल के आयात, अमृत योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति जैसे विषयों से संबंधित सवाल पूछे गए। संबंधित मंत्रियों ने प्रश्नों के जवाब दिए। शिवसेना सांसद राहुल रमेश शेवाले ने पूछते हुए कहा कि क्या नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कचरे से ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है? इस सवाल का जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया। अध्यक्ष महोदय, वेस्ट टू एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं वो एक तो पीपीपी मॉडल पे है और उसका फेल होने का रीज़न है कि इंडियन वेस्ट है उसमें 70% मॉइस्चर रहता है और उसमें रिटर्न्स नहीं रहता है। तो रिटर्न्स ना होने की वजह से जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसमें एनर्जी जनरेट नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि एक टेक्नोलॉजी फाइनलाइज होनी चाहिए। कोई बायो मिथेनाइजेशन यूज़ कर रहा है, मुंबई में बायो रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, इंसिनरेशन हो रहा है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी फाइनलाइज न होने की वजह से और रिटर्न न मिलने की वजह से पीपीपी मॉडल फेल हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वेस्ट टू एनर्जी को फंडिंग करेंगे 70% कैपिटल वर्क्स को या ONM को, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्ट टू एनर्जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी क्या और टेक्नोलॉजी फाइनलाइज करेगी? Mr. Speaker, sir, as I mentioned, this program is now being funded by the Ministry of Urban Development. But while we were funding it, we were technology agnostic. We did not prescribe the technology which has to be followed. That was left to the developer. And Mr. Speaker, sir, when we were funding it, we did not insist on a PPP mode. The developers could have developers set up the waste to energy plants by themselves. And so far as the efficiency is concerned, we took care of that. We provided that whatever energy, whatever electricity is generated from the waste to energy plants will be compulsorily purchased by the distribution company, whatever the cost. So even where the cost of power generation came to 9 rupees, 10 rupees per unit, the power was and is being purchased by the distribution company. So that is taken care of. स्मार्ट सिटी योजना से जुड़ा एक सवाल केरल से कांग्रेस के सांसद अदूर प्रकाश ने पूछा और शहरी विकास मंत्री ने सदन और सदस्यों को यह भरोसा दिलाया कि 2023 में जून तक की अवधि में जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। Sir, Thiruvananthapuram was selected in the third round of Smart City Mission in 2017. So, for a total project cost of 1,317.64 crores. Sir, the answer reveals that only the projects of rupees 278.63 crores have been completed as on date. Majority of the projects are not even completed the work order stage. The deadline of the completion of the project under Smart City Mission is June 2023. The slow progress in implementation of projects in Thiruvananthapuram should be reviewed. Sir, my question, whether the government will conduct a review meeting and take necessary measures for faster implementation of the project in Thiruvananthapuram. Now I've come armed with all the 100 smart cities. So if someone turns around and said the advisory committee meeting has not been held, I would be able to tell you here. I won't have to write a letter later. Sir, all the work orders in respect of Thiruvananthapuram are being done by March 2022. So once the work order is issued, it's a question of the project being completed. And sir, typically a smart city project overall has a number of... I can say that the work order stage is at 73%, work completed is 21%, but I have no doubt that this and the others which have to be completed by March 2023, we will review them both here and ensure that they are on the timely completion.
सदन दिन भर में फिलहाल समय ब्रेक का है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब खबरें राज्यसभा में हुई आज की कार्रवाई से। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि सरकार कह रही है देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, लेकिन बजट को देखें तो एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं है। वहीं शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि इस बजट ने गरीब लोगों को उच्च और सूक्ष्म बना दिया है। कहा गया अमृत काल का ये बजट। अब मैं जब कार्यशैली देखता हूं बीते कुछ वर्षों की, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि अमृत किन के लिए है और विष किन के लिए है। अमृत मित्रों के लिए है सर, पर्याप्त मात्रा में। इतना अमृत पी लेंगे कि पेट और फूल जाएगा उनका। लेकिन विष एक महती जनता को, एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करूंगा डिफेंस को लेकर के एलोकेशन पर। मेरे दोस्त सुजीत ने अभी बात की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं एलोकेशन में रिक्रूटमेंट का हिस्सा क्या होता है, क्या वो आपके जहन में है भी या नहीं, या आपने तय कर लिया है कि रोजगार विहीन ही सब कुछ होगा। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं, अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता। ना पड़े, वोट की चोट बहुत सिखा देती है। The stark reality is rich has become richer and poor has become poorer. Sir, ours is an agrarian economy, though agriculture sector has been allocated quite a bit in this budget. The budgetary provisions about rural development and especially Manrega have been reduced. This will not only create difficulties in the development of the rural areas, but will also affect various schemes implemented for farmers through Manrega. The provision made in this budget for Manrega would provide around hardly 30 days of employment instead of 100 days of employment, which is stipulated in this scheme. बजट पर चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जिलों में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां होनी चाहिए, इससे रोजगार का सृजन होगा। वहीं भाजपा सांसद प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कल्याणकारी सर्वसमावेशी विकास का बजट पेश किया है और इसके लिए वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। भारत सरकार ने पंजाब से बंगाल भाया गया बिहार 1600 एकड़ जमीन सिलेक्ट किया है, जिसमें उद्योग के लिए इन्होंने प्रोविजन किया है। यह अगर काम इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाता है तो बिहार जो बेरोजगार है, उद्योग धंधे नहीं हैं, उद्योग धंधे लगने के बाद लोगों को जागृति पैदा होगी और उद्योग धंधे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा। बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे उद्योग भी लगने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें बिहार की प्रगति और उन्नति होगी। इसलिए हम भारत सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। जो हमने तय किया उसके आगे तय किया, फिर उससे कहीं बेहतर हमने रियलाइज किया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी योजनाएं और अनुमान और वित्तीय प्रबंधन सब ठोस तथ्यों पर आधारित है। एक फैक्टर और भी है, जब हम इस विषय पे बात करते हैं, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया है जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो लगभग 52% के आसपास थी, वो अब 15 से 20% के आसपास हो गई है, जो अधिकांश विकसित देशों के पैरामीटर्स के अनुरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो निरंतर प्रयास विगत 2-3 बजट के द्वारा किया गया है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है और अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ युक्त हो रही है। राज्यसभा में आज शून्यकाल की शुरुआत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के सदस्य अपने राज्य के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय की मांग कर रहे थे।
जिसे सभापति की अनुमति नहीं मिली। इसके विरोध में टीआरएस के सदस्य वेल में चले गए और बाद में उन्होंने सदन से बहिर्गमन भी किया। प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की कोशिश की। उपसभापति हरिवंश ने जिसकी इजाजत नहीं दी। शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित और अपने राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। इस दौरान आदिवासियों के लिए वैक्सीन, अवैध खनन, निजी ट्यूशन और कोचिंग सेंटर, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आंध्र में कापू समुदाय के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए गए। मनोनीत सदस्य डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने सरकार से कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आदिवासी बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग देश के 558 जिलों में रहते हैं। 90 जिलों में उनकी आबादी 50% के करीब है। इसके बावजूद जनजातीय आबादी में वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। I would like to draw your attention to the urgent need of expediting vaccine coverage in tribal dominated areas in the wake of COVID-19 pandemic. Sir, as of 27 January 2022, India had administered 164.8 crore doses of COVID-19 vaccine. However, there are certain grave discrepancies. Communities which are classified as scheduled tribes live in 558 districts of India. They make up for more than half of the population in as many as 90 districts. And of these 90 districts, as many as 24 are in the center's list of 48 districts with inadequate COVID-19 vaccine coverage as of December 2021. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने पर्यटन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार, सूचना और प्रसारण के अलावा विदेश मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे। सांसद सतीश चंद्र दुबे का प्रश्न बिहार में पर्यटन के विकास से जुड़ा था, जबकि सांसद संजय सिंह का सवाल झूठी खबरों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में था। एक सवाल राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा ने पूछा। महिला पत्रकारों के ऑनलाइन सुनियोजित उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जवाब में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि यह विषय दरअसल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। Honorable Minister saw what measures has the government taken to control online organized harassment against women journalists and dismantle the abusive ecosystem that targets them because of their work. Sir, we have journalist welfare schemes. I'm coming. Sir, honorable member's question is online harassment against the women journalists. Sir, this online harassment is the IPC, it is a state subject. The states has to take appropriate action regarding this, sir. एक अन्य सवाल बाघों के अवैध शिकार से जुड़ा था। पूछने वाले थे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुशील कुमार मोदी और उनके प्रश्न का जवाब दिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। एनसीटीए की जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार 50% फेल प्रे टू पोचर्स, यानी नॉर्मल डेथ तो समझ में आता है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो डेथ वो पोचिंग के कारण है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार क्या प्रयास कर रही ताकि कम से कम पोचिंग से मरने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2018 की जो रिपोर्ट हमने एनटीसीए की प्रकाशित करी, उसमें जो सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी दुनिया के सामने जो समझौता किया था टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी संख्या दुगनी करी है। तो हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन हाँ, माननीय सदस्य महोदय के द्वारा जो पोचिंग का एक विषय उठाया गया है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है वो उसके संबंध में
कठोर कदम भी उठा रहा है। उस संस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले ही महीने जो हमारी NTCA की सालाना जो बैठक होती है, वह बैठक भी हमारी NTCA की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स एरिया हैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि विशेष रूप से पोचिंग को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो समस्याएं आती हैं उसके लिए अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भेजें। हम उस रिपोर्ट पे काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय पे उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। तो सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।